बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता सफ़ी। नाज़रीन, हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज ने खिताब किया। एक बार फिर भारत ने अपनी तकारीर में हकीकत से इनकार पर मबनी मवाद पेश किया और भारत की जो दहशतगर्दी है मकबूजा कश्मीर में, उससे तो इनकार बिल्कुल उन्होंने किया ही किया, लेकिन सारे का सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर धरने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर को दुनिया के सामने पेश किया। इस तस्वीर को एक मुख्तलिफ अंदाज से, एक मुख्तलिफ तरीके से दुनिया के सामने पेश करता रहता है। इस बार फिर से मसला कश्मीर को जो अहमियत दी पाकिस्तान ने, उसकी भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं जो तकारीर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में, उसके बारे में बहस करेंगे कि किस तरह इन तकारीर को हम आगे लेकर चल सकते हैं। कुछ अमली काम भी किए जाने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद महमूद साहब, आप तज़किया निगार हैं और कश्मीर के उमूर पर आपकी गहरी नजर है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर तंदील अब्बास साहब मौजूद हैं। आप प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इरशाद महमूद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर जनरल असेंबली ने खिताब किया, पाकिस्तान में भी भारत में भी, लेकिन इससे पहले इन खिताब से पहले जो हालात क्रिएट किए गए वो भी आपके सामने, हमारे सामने है। किस माहौल में तकारीर की गई और इस माहौल को अब आगे आप मुस्तकबिल जो हमारा करीब है उसमें आप किस तरह देखते हैं कि माहौल जो है असरअंदाज होगा? देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ तकरीर की, उसमें उन्होंने तीन चीज़ों को बहुत फोर्सफुली हाईलाइट किया। एक तो कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और जाहिर है कि वो बहुत ही एक सेंसिटिव, वो बहुत ही संजीदा मौजू है, उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाई। दूसरा, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाई कि भाई आपके कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन है, और बाकी दुनिया को भी कि भाई एक यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये 70 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और यूनाइटेड नेशन अपने रेजोल्यूशन होने के बावजूद कश्मीर में कोई प्लेबिसाइट नहीं करवा सका, न कश्मीरियों के लिए कोई ठोस काम कर सका। और तीसरी बात जो आपने कही, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि हम हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको खत भी लिखा है, एक डेट भी सेट हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी तरफ से उसको कॉल ऑफ कर दिया गया और अब्रप्टली कॉल ऑफ कर दिया गया। उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा ये कहा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी, जो हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी थी दोनों मुल्कों के पास, उसको ज़ाया कर दिया गया। तो जाहिर है कि सारा कॉन्टेस्ट भी यही था कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई थी। जब नई हुकूमत आती है तो फिर उसके साथ ही जो है इस बात के बड़े इम्कानात रोशन हो जाते हैं कि आप एक नई बिगनिंग, आप एक नया चैप्टर, एक नया बाब लिखें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जो सिचुएशन थी उसमें हिंदुस्तान जिस पर बुरे तरह से फंसा हुआ है, उसके लिए भी एक मौका था कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करता और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चलते। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सत्यपाल मलिक जो हिंदुस्तान में ने जो गवर्नर बना के भेजे, उनका इंटरव्यू पढ़ा है। तो बार बार वो ये कहते हैं कि जी कश्मीर में ऑक्यूपेशन नहीं है, आप लोग इसको ऑक्यूपेशन क्यों कहते हैं, हम यहाँ ऑक्यूपाइंग फोर्सेस नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है और हमें इसके बातचीत करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जी देखिए वक्त के साथ साथ यहाँ जो है वो एक एलिनेशन बहुत ज्यादा हो गई और लोग हमें जो है अजनबी तस्वर करने लगे। तो आप इससे अंदाजा कर सकती हैं कि किस सीनियर तरीन लेवल पे लोग जो है इस बात का एहसास करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बाज लोग कहते नहीं हैं, कुछ लोगों से इत्तेफाक से कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि कश्मीर की जो सिचुएशन है वो इस बात का तकाजा करती है कि उसके ऊपर बातचीत होती। क्योंकि जब हम सब कहते हैं और पूरी दुनिया कहती है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बार बार कह चुके हैं कि भाई जंग कोई ऑप्शन नहीं है, तो जंग कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इस मसले के हल के लिए आपको बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर तंदील अब्बास, आपसे जानना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, साउथ एशिया के ऊपर आपकी गहरी नजर है। हम हमेशा ये कहते हैं अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो तनाज़ात का हल है मुज़ाकरात के ही जरिए हो सकता है मुमकिन, लेकिन भारत हर बार मुज़ाकरात की मेज से फरार इख्तियार करता है। क्या करे पाकिस्तान और क्या करे कश्मीरी ऐसा कि उनको भारत को दोबारा से मुज़ाकरात की मेज पर ला सके? देखिए, यूनाइटेड नेशन या जनरल असेंबली जैसे वाबस्ता जितने भी इदारे हैं, उसमें अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर को देखा जाए तो उनकी सबसे अहम तरीन जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो
यूएन के एजेंडे पे जो सबसे पुराने दो मसले हैं जो आज तक हल नहीं हुए, एक फिलिस्तीन का मसला है और दूसरा कश्मीर का मसला है, और इसके ऊपर सर्टेन रेजोल्यूशंस भी आई हुई हैं, जनरल असेंबली की भी आई हुई हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की भी आई हुई हैं। अब इन रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पर खुद यूनाइटेड नेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट भी करता है। और अब जहां तक इंटरनेशनल पीस का ताल्लुक है, तो आज भी जब भी यूएन में कोई बात होती है वो रीजनल और इंटरनेशनल पीस के ऊपर बात होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अभी जब अपनी वहाँ पे स्पीच की तो उसमें सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आप रीजनल या इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ये है कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए, और जब तक ये मसला हल नहीं होता आप कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं रख सकते रीजनल पीस के लिए। अब इस बुनियाद पर जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और दूसरी तरफ खुद इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक तो ये कि ऑफर दिया है कि आप आए डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूज एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कश्मीर में, और ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं, यूनाइटेड नेशन की अपनी रिपोर्ट है। अब दूसरी तरफ जब ये कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने किया कि वो क्यों नहीं आ रहे या क्या हो सकता है, मेरा ख्याल ये है कि उनको पहली बात तो ये पता है कि जंग का वो तजर्बा पहले कर चुके हैं कि जंग के जरिए वो कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकते, और अब तो बहुत ही नामुमकिन वाली बात हो चुकी है। दूसरी बात ये कि जहाँ डायलॉग की बात आप करते हैं तो डायलॉग में उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो किस बेस पे डायलॉग में आके बैठे और आपसे कहें कि जी ये किस बात पे डायलॉग करें, क्योंकि कश्मीर में कोई एक बंदा भी इंडिया की सपोर्ट में नहीं है, और स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में जो मूवमेंट ने एक रुख चेंज किया है उसमें जो एक तो अस्करी मूवमेंट है उसके साथ साथ जो सियासी एहतिजाजी मूवमेंट इसको कहते हैं, यानी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, अब ये कम्बिनेशन एक बनता जा रहा है। इसलिए कि आप नौजवानों को जहाँ पे अरेस्ट करने जाते हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन उठ के उनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है और फौज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये जो कम्बिनेशन बन रहा है मेरा ख्याल है इसने इंडिया के लिए हालात और भी मुश्किल कर दिए हैं, और डायलॉग की तरफ ना आने की असल वजह यह है कि इंडिया के पास कहने को कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अशरफ जहांगीर काजी, साबिक सफीर रह चुके हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और सुषमा स्वराज साहिबा ने भी, क्या आप देख रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में इन तकारीर के ही पस मंज़र में कि भारत और पाकिस्तान क्या मुज़ाकरात की मेज पर आ सकेंगे कश्मीर के मसले पर? नहीं आ सकेंगे काफी देर के लिए। हिंदुस्तान ने एक मौक़िफ़ अपना लिया, जब तक उनका इलेक्शन खत्म नहीं होगा उस वक्त तक वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव भी नहीं है। जी अशरफ जहांगीर काजी साहब, फिर क्या वो ऐसे हम हालात क्या हो कि मसला कश्मीर किस तरह से मसला कश्मीर जो है वो ना इस साल ना अगले साल हल होगा, उसके तो आपको एक जो कई मियाद पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। दीर्घ वक्त नजर में आपको देखना होगा कि आपको क्या करना होगा, बहुत सारी चीजें आपको करनी होगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बदलना होगा, नई हुकूमत आई है, इंशाल्लाह वो ये कर पाएंगे, उसके साथ हमारे ऑप्शन बढ़ जाएंगे। और मीन टाइम जो है हम कश्मीर अपने मौक़िफ़ पर जैसे हम रहेंगे, असूली मौक़िफ़ है, सही मौक़िफ़ है, कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ पर मबनी मौक़िफ़ है, तो उसको हम बदलेंगे नहीं, और हम तैयार रहेंगे मुज़ाकरात के लिए। अगर हिंदुस्तान तैयार नहीं है वो तो उनका मसला है। सही। तो अशरफ जहांगीर काजी साहब, कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान की तरफ से लचक दिखाई जाती है हर तरफ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त करने में, ये उनकी कमजोरी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की कमजोरी नजरिया है। मौक़िफ़ हम बातचीत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं है। ये असली मौक़िफ़ है, हम अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहे, वही बरकरार है हमारा मौक़िफ़। हम अमन चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, लड़ाई से कश्मीरियों को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये कमजोरी लाख समझे लोग। अपने मौक़िफ़ पे हुकूमत को रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अशरफ जहांगीर काजी साहब ये भी बताइएगा कि भारत ने इस बार जो वजूहात दी, खासतौर पर जो पोस्टल स्टैम्प्स थी कश्मीर के हवाले से, इन वजूहात को आप किस तरह देखते हैं?
मुज़ाकरात से जो इनकार किया उन्होंने, वो तो खैर दहशत गर्दी की बात करते हैं और फिर क्या पाकिस्तान को वो मतलब ठहराते हैं कि ये जो वाक़या पेश हुआ है के साथ, वो इंडियन कुछ सिपाही हैं वो मारे गए, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वो तहमत डाली है। ना आपको मालूम है हकीकत क्या है, ना मुझे मालूम है, लेकिन मैं समझ ये माजी में भी हुआ है, हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ हमारी तरफ से भी चीजें हुई हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, गलतियां हुई है, लेकिन ये नई हुकूमत बनी है, वो उनको अपना मौक़िफ़ बातें करना चाहिए और उसमें वो मुक़ीम रहना चाहिए उनको। बिल्कुल सही। अशरफ जहांगीर काजी साहब हमारे से बात करने का आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। इरशाद महमूद साहब, जैसे अभी हम अशरफ जहांगीर काजी साहब से भी बात करते हैं, जो मुज़ाकरात से इनकार की वजूहात भारत ने दी हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई नई वजह नहीं है। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी हुई है, और ये बात वो आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत ज़माने से कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि शर्म एल शेख में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने और यूसुफ रजा गिलानी ने इस बात पे एग्री किया था, इत्तफाक किया था कि हम दहशतगर्दी हो या न हो, या कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जो जिसकी वजह से कुछ लोग मर भी जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है, तो उसके साथ साथ हम मुज़ाकरात डायलॉग के प्रोसेस को जारी रखेंगे। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें याद है कि समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ था और बहुत सारे पाकिस्तानी को 50-60 के लगभग पाकिस्तानी शहरी मारे गए थे। इसके बावजूद जो है डायलॉग के प्रोसेस को नहीं रोका गया था। देखिए, हिंदुस्तान में क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है, उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, न किसी और का कोई कंट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार वाक़यात होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हम हिंदुस्तान की क्या जमानत दे सकते हैं कि वहाँ कश्मीर के अंदर कोई हादसा न हो। दूसरा, जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सब ये बताती हैं कि जो मिलिटेंसी है वो लोकलाइज है, इंडिजिनस है, मुकामी लड़के हैं, उनमें से हार्डली कोई शायद पाकिस्तान आया हो किसी ट्रेनिंग के लिए या वेपन्स के लिए, वो सब होम ग्राउंड है। अब हिंदुस्तान ने अगर जिस तरीके से खास तौर पे पिछले 5-6 साल से लोगों के साथ डील किया, 2008 में एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि लोग एक मुकम्मल तौर पे नॉन वायलेंट एक मूवमेंट शुरू हो गई थी। उसके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं बची। जब आप पॉलिटिकल स्पेसेस को खत्म कर देते हैं, लोगों को जलसा नहीं करने देते, जुलूस नहीं करने देते, इवन उनको मस्जिद में जाके नमाज जुमा नहीं पढ़ने देते, तो फिर उसके बाद जो यंग लोग हैं, और फिर जगह जगह, यानी आप देखिए कश्मीर की जो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, अल जजीरा, प्रेस टीवी, दूसरे, वो सब ये बताते हैं कि वो कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई टाउन ऐसा नहीं है कि जहाँ फोर्सेस की बहुत बड़ा जमाव न हो। जब इस तरह से लोगों को आपने टेरराइज किया होगा, फिर ऊपर से आपने वहाँ 5-6 तो ड्रैकोनियन लॉज लगा रखे हैं, बच्चों को आप जेल में डाल देते हैं, इवन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे लोगों को जेल डाल दिया। तो जब ऐसी पाबंदियां होती हैं तो उसका नेचुरली रिएक्शन पैदा होता है। मैंने बहुत सारे जो लड़के जो पिछले हफ्ते में मारे गए, उनके पेरेंट्स के और उनके भाइयों के मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, वो सारे यही बताते हैं कि हमारे बच्चों को पुलिस कभी उठा के ले गई, कभी फौज उठा के ले गई, कभी BSF उठा ले गई, फिर एक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में जाके खुद बुरहान वानी की अपनी जो स्टोरी है वो लगभग इसी तरह की एक स्टोरी है कि वो कोई हार्डकोर मिलिटेंट नहीं था, लेकिन वो करते करते जब आपने पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं रही, सप्रेशन अपनी हद को चला गया, तो फिर यंग लोग जो हैं वो नेचुरली वायलेंस को अपना हथियार बनाने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं इंडिया को इनको सेटल करना पड़ेगा इंटरनली, कश्मीरियों के साथ बात करना पड़ेगी, पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप मुज़ाकरात से भागते रहें। आप जितना मुज़ाकरात से भागेंगे, मुज़ाकरात उतने ज्यादा नागज़ीर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस यही है कि कश्मीर के हालात, आपको याद होगा 2008 में ये मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा था और 2008 और 2018 में देखें 10 साल में जितने हालात कश्मीर के खराब हुए हैं, इतना तारीख में कभी नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आई, लोगों का जो कहना है कि मुज़ाकरात से जो फरार भारत ने इख्तियार किया, उसके अपने जो इंटरनल मसाइल हैं, जो उसका प्रेशर है, और खासतौर पर अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले साल, ये भी एक वजह है कि मुज़ाकरात से फरार इख्तियार करते हैं, क्योंकि भारत को जो अपना इलेक्शन लड़ना होता है वो पाकिस्तान बैशिंग में और कश्मीर की नफरत में जीतना होता है। इसको आप किस तरह देखते हैं कि जो भारत में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या जब तक वहाँ पे इलेक्शन ना हो जाए तब तक हम मुज़ाकरात से इनकार ही समझें उनकी तरफ
लगता है? देखिए, पिछली जो 7 दहाइयाँ हैं उसमें तो यही ट्रेंड हमें नजर आया है, स्पेशली जब भी बीजेपी की हुकूमत होती है या इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती है, तो उसमें कोशिश यही होती है कि ड्यूरिंग इनके अपना जो रूल होता है इसमें एंटी पाकिस्तानी वोट पहले क्रिएट किया जाता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए फिर इलेक्शन के नजदीक ऐसे इंसिडेंट्स बनाए जाते हैं, ऐसे इवेंट्स बनाए जाते हैं कि वो वोट जो है मैक्सिमम खुद बीजेपी के पास आए। अभी देखिए, अभी खुद कश्मीर में जो पंचायती और बलदियाती इंतखाबात की एक बात चल रही है, बिल्कुल वन साइडेड हो गया। पिछले कितने अरसे से जो सियासी निजाम है वो तो खत्म होकर रह चुके हैं और वहाँ पे गवर्नर राज लगा हुआ है, और आप इसमें पंचायती इंतखाबात करा के वो जो मेन इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए राह हमवार करें। इवन इसमें आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो प्रो इंडियन है ग्रुप वो खुद बाइकआउट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसमें आप देखिए कि कितना एक 2 लाख के करीब वहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, जिसमें से 40,000 में इलेक्ट होना है। अब इस तरह की एनवायरनमेंट में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 35A की हियरिंग की तरफ जा रही है कि जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि कश्मीर में ना तो कोई हिंदुस्तान से आकर जायदाद खरीद सकता है, ना वहाँ पर जॉब कर सकता है, ना वहाँ की उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। ये 3-4 चीजें लेकर कश्मीरियों को, जो वैसे ही कश्मीर को ज्यादती हुई थी ये 35A जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके बाद सारी चीजें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। लेकिन ये बच्ची कुछ चीजें भी वो मुतालबा कर रही है कि छोड़ी जाए और खत्म की जाए। अब ये वो चीजें कि जिन्होंने इंडिया के पास छोड़ा ही कुछ नहीं, वो किस बात पे आकर मुज़ाकरात करे या डायलॉग करे। बाद लोगों से जब हमारा इंटरेक्शन होता है मीडिया के इंटरनेशनल लेवल पर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक आती है कि पिछली 7 दहाइयों से इंडिया के पास बड़ा अच्छा मौका था कि अगर वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस या कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट खत्म करना चाहते हैं तो कश्मीरियों को फैसिलिटेट करते हैं, उनके मसाइल मुश्किलात प्रॉब्लम सॉल्व करते। और ज़ाहिर है एक बंदे को पीसफुली खाना मिल रहा हो और उसको जॉब मिल रही है और वो लाइफ पीसफुल हो, तो वो कभी किसी और ऑप्शन की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन आप देखिए दिल्ली में या बाकी शहरों में जो कुछ हो रहा है, लेकिन कश्मीरी 7 दहाइयों से कुर्बानियां दे रहे हैं और मुसलसल प्रेशर में 6 लाख फौज तो है ही। अब लेटेस्ट खबर यह कि 50,000 मजीद स्पेशल फोर्सेस भेज दी गई है कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप ताकत की जुबान में बात करना चाहेंगे और डायलॉग की तरफ नहीं आएंगे, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, आप देखें LOC पर लाखों लोग रहते हैं, आप रोजाना उसकी वायलेशन कर रहे हैं और उसकी वायलेशन करके आप ये समझते हैं कि आप मसले का हल की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो जितनी भी अटेम्प्ट्स मैंने बताई ये मसले को मजीद पेचीदा कर रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है कि आप आए बैठे और इस मसले का हल सोचें, ताकि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व, पूरे साउथ एशिया और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए हमको ये एक एनवायरमेंट पैदा करता है। मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान की जो अटेम्प्ट्स हैं इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी अब सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए और इंडिया को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोई इक़दाम करें। इरशाद अहमद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो यही थी जो परसेप्शन है कि भारत में क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यही वजूहात हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से उन्होंने फरार इख्तियार किया। और दूसरा ही कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो भारतीय आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत साहब, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए मुख्तलिफ किस्म के कि कभी वो पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकी देते हैं, कभी वो कश्मीरियों को कहते हैं कि आप अपनी आज़ादी को भूल जाइए। इन बयानात को भी आप कैसे देखते हैं, भी हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, एक तो पिछले कुछ अरसे से इंडिया में मिलिट्री का जो है, फौज का जो सियासी मामलात में रोल बहुत बढ़ गया है। आपको याद होगा कि 2006 में जब सेक्शन के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मायदा होने वाला था तो उस वक्त भी इसी मिलिट्री लीडरशिप ने उसको सबोताज कर दिया था। अब भी ये जो मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंटली हो रही थी उसको भी सबोताज करने में वहाँ की फौज का बहुत अहम रोल है। तो फौज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा स्टेक होल्डर बनता जा रहा है जो कोई अच्छा तजर्बा नहीं है खुद हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए और उसके अपने मुस्तकबिल के लिए, लेकिन एक फौज जो है वो डिक्टेट करना शुरू हो गई है कि आपको किससे मुज़ाकरात करने, किस इश्यू के ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप ने लचक दिखानी है और किसके ऊपर लचक नहीं दिखानी। दूसरी बात, जो इलेक्शन किया पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने कोई 3 बार हमारे पाकिस्तान के साथ डायलॉग प्रोसेस को मुनक़ते किया, कोई पहली बार नहीं किया। जब मैंने मीरवाइज साहब का खुद ये एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी की हुकूमत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है,
یہ کانٹیکٹ تو عمومی طور پہ نہیں ہوتا تھا پہلے بھی، لیکن کوئی نہ کوئی لوز کانٹیکٹ اب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے، جرنلسٹوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے وہ حکومتیں کرتی رہتی تھی کشمیریوں کے ساتھ. تو بی جے پی کا یہ کرنا ہے کہ بھائی اس نے تحریک حریت کشمیر یا حریت کشمیر جو ہے آل پارٹی لیڈر کانفرنس، اس کو میکسیمم آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم انڈیا کی مین اسٹریمنگ کریں گے. آپ کو بتائیے ان کے جو ایجنڈا تھا اس کا ایک حصہ تھا 370 کا خاتمہ، 35A کا جو ڈیبیٹ چل رہا ہے وہ اسی میں چل رہا ہے. تو ایک بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا جو مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کو ڈس امپاور کرنا، اور ان کے اندر جو ایک اس طرح کی تھنکنگ ہے کہ اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر، اینٹی مسلم، تو وہ بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے جتنے سارے بیانات آ رہے ہیں وہ اس میں بہت ابھی جو آر ایس ایس کے سربراہ ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کو جو ہے کشمیریوں کی بات نہیں سنیں گے، ان کی خواہشات کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کو ہم ہندوستانی بنا کے چھوڑیں گے. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کنسسٹنٹ ان کا ایک پالیسی ہے کہ وہ زور زبردستی کرنا چاہیے. لیکن اس سب کا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو ریئیکشن کشمیر میں ہوا وہ ناقابل یقین تھا. میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ اگر سارے کشمیری بھی مل جل کی کوشش کرتے کہ ان کو ایک ٹیبل پہ لائیں اور کسی ایک پولیٹیکل ایجنڈے پہ اکٹھا کریں تو شاید ممکن نہیں تھا. یہ خود بی جے پی نے ایک کشمیریوں کے لیے ہندوستان کے لیے ڈس سروس اور کشمیریوں کے لیے سروس کی ہے کہ آپ دیکھیے اب لوکل باڈیز کے لوگ بائی کاٹ کر رہے ہیں اور مین اسٹریم پارٹیز بائی کاٹ کر رہی ہیں. کشمیر کے ایک حلقے میں لوک سبھا کا الیکشن نہیں ہو سکا اس لیے کہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے وہاں تیار نہیں ہے اور مین اسٹریم پارٹیز وہاں جانے کے لیے ختم کرنے کی بات ہے اس کی وجہ سے بھی 35A کو بھی سارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. ایک اور کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا کشمیر کے اندر اکراس دا بورڈ کہ بھائی یہ مسلمس کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کی ڈس امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا پروسیس انہوں نے شروع کر دیا. یہ ایک ڈیزائن پری پلانڈ ہے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کے اسٹیک سے سب لوگ اسٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کشمیر کے اندر لوگوں کو اس بات کا زیادہ احساس ہوا بی جے پی کے آنے کے بعد کہ ان کے مسلم تشخص کو، ان کے ریاستی تشخص کو بھی بہت بڑا چیلنج ہے، ان کی اکنامک کو بھی بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے کلچر کو بھی بہت بڑا چیلنج ہے. تو اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ریزسٹنس آ رہی ہے وہ ایک جو روایتی طور پہ پرو آزادی طبقات تھے صرف ان کی طرف سے نہیں آ رہی ہے بلکہ سوسائٹی کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس سے بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا، کیونکہ آپ استاد ہیں، آپ کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، پڑھاتے ہیں آپ انہیں، تو جو کشمیر کا نوجوان ہے جب آپ یہاں پر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کس طرح ان کو پولیٹیکل اسپیس اویلیبل ہے، اپنی بات کرنے کی اجازت ان کو ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کا نوجوان ہے جیسے بھی اشاد صاحب نے بھی کہا کہ ان کو پولیٹیکل اسپیس اویلیبل نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا اویلیبل نہیں ہے، کیا ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہوگا اور کس طرح آپ بحیثیت استاد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے آگے جا کر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، میل فیمیل، سب کے لیے ایکسیپٹیڈ ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہیں. یا ریلیجن سے یا لوکل نارم سے ہٹ بھی جائیں تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ چیزیں. یہی چیز تھی جس میں کبھی انڈیا نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو یا ریجنل جو آرگنائزیشن ہے کبھی ان کو الاؤ نہیں کیا وہ کشمیر جا کے وہ حالات دیکھ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ الاؤ کریں لوگ جو حقائق کو دیکھ سکیں تاکہ حقیقت لوگوں کو پتہ چل سکے. آپ پہلی بات وہ الاؤ نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے. اب اس وائلیشن میں بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب آپ جو بیسک رائٹس ہیں وہ نہیں دیں گے اس کے بعد اس کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ مانگ کے آپ سے لیتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں آپ اس وقت بھی نہیں دیں گے تو پھر یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق چھیننے کے لیے آپ کے ساتھ فائٹ کریں. اب یہ وہ لیول آ گیا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کو پیسفلی مانگنے سے بھی وہ رائٹ نہیں مل رہا بلکہ اس کی بجائے ان کو کرش کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ اب اس لائن پہ چلیں گے. میرا خیال ہے کہ اب اس اسٹیج پر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آئی ہیں یہ بڑا اچھا ایک اسٹیپ تھا. اور
اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے ابھی مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جو جا کر وہاں پر انویسٹیگیٹ کرے نوجوانوں کی، بچوں کی، خاص طور پر بچیوں کی جو مور دین 10,000 ریپس وہاں پہ کہتے ہیں اور اس طرح کی جو وائلیشن ہوئی ہیں وہاں پر، اس کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو ہم نہ ریجنل پیس کی نہ انٹرنیشنل پیس کی کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایشو ہے، فرض کریں مثال کے طور پر اس میں سے پاکستان کو یا مسلم امہ کو مائنس کر بھی دے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایشو ہے وہاں پہ، اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن آنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ارشاد محمود صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سنبیل عباس صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے تو اس صرف ایک محض ایک جملہ نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک داستان موجود ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت اپنا ضدی پن چھوڑے اور مذاکرات کی میز پر آئے، کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے مسائل کا حل کیا جائے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے شائستہ صفی کو اجازت دیجیے، خدا حوال۔